हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हमने अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ कंप्लीट कर लिया है। पाठ के बीच में जो प्रश्न थे उसका भी मैंने पिछले वीडियो में हल कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसके लिए आपके पास ना बुक होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सवाल नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये किताब आप ले लेंगे। अगर अब तक आपने नहीं खरीदा है तो इस किताब को खरीद लीजिएगा, या तो इसे आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं डायरेक्टली हम सवाल पर। पहला सवाल, ये मल्टीपल चॉइस वाला सवाल है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीएच मान। ठीक है, हम लोग का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है, क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर है, हिंट दिया है कि लाल को लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। तो क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। तो चूंकि यह लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो वहां पर ऑप्शन में देखिए कौन सा है 7 से अधिक। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि क्षारक है इसलिए इसका पीएच मान होगा 10। ठीक है, 7 से अधिक। ओके, दूसरा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है HCl, सी है LiCl लिथियम क्लोराइड और डी है KCl पोटासियम क्लोराइड। तो ये जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, अंडा का कवच में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने सीखा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो अब यहाँ ऑप्शन में आपको देखना होगा कि इनमें से अम्ल कौन है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो लवण है, HCl ये है अम्ल, लिथियम क्लोराइड ये भी लवण है, पोटासियम क्लोराइड ये भी लवण है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। तो जब ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, जल बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, जब कैल्शियम CO2 को चूना जल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका चलिए विलयन, तो इससे जब हम चूना जल से होकर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, ठीक है, चूना जल जो होता है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो आंसर है दूसरा का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आप जाते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है।
यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 10 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 ml, ठीक है, बी में दिया है 8 ml, सी में दिया हुआ है 12 ml और डी में दिया हुआ है 16 ml। ठीक है, तो यह सवाल है कि 10 ml विलयन 8 ml HCl से पूर्णतः उदासीन होता है। ओके, 10 ml NaOH उदासीन होता है 8 ml HCl से। तो सवाल है कि 20 ml NaOH को उदासीन करने के लिए कितना ml हमको चाहिए। ठीक है, कितना ml हमको चाहिए HCl। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/10 गुना 20, 10 दूना 20, 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16, इसलिए हमारा आंसर होगा 16 ml। ओके, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, अपच हो जाता है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब हमारे उदर का पीएच मान 1 से कम हो जाता है तो हमारा उदर स्रावित करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन की क्रिया में हमारी मदद करता है। तो जब इसका पीएच मान 1 से कम हो जाता है तब एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, भोजन ठीक से पचने नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में उपचार के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक या इसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। ओके, ऑप्शन नंबर बी दिया है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक और पीड़ाहारी, हिंदी में बोलते हैं पीड़ाहारी। तीसरा है एंटासिड। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। और ऑप्शन नंबर बी है एंटीसेप्टिक। ओके, प्रतिरोधी। तो इनडायरेक्टली ये सवाल एक्चुअली है कि पेट की अति आम्लता को ठीक करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग करते हैं। तो ये एक्चुअली है औषधियों के प्रकार। एंटीबायोटिक होता है वैसी दवाइयाँ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीव जिससे हमें बीमारियां होती हैं उनको मारने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एनालिसिक उन वैसी दवाओं को बोलते हैं जो दर्द निवारक होती हैं, दर्द को कम करने वाली दवाओं को कहा जाता है एनालिसिक। ओके, एंटासिड। तो एंटासिड वैसी दवा को बोलते हैं जो पेट की अति अम्लता को ठीक करता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर। ओके, एंटीसेप्टिक क्रीम है ना, एंटीसेप्टिक ये भी ठीक है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, हमारे शरीर की जीवित कोशिकाओं को हानि पहुंचाए बिना, इसलिए एंटीसेप्टिक क्रीम सबको हम अपने शरीर में हम मल सकते हैं, लगा सकते हैं, इससे हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक होता है, ये है ना एक्सटर्नल यूज के लिए केवल होता है। ठीक है, जैसे बोरोप्लस हो गया, क्या ये सब का हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, तो अपच का इलाज के लिए जिन औषधियों का उपयोग होगा उसको बोलते हैं एंटासिड। ओके,
ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं 5वां सवाल। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद इनका संतुलित समीकरण लिखिए। पहले शब्द समीकरण लिखना है। ओके, 5वां का ए नंबर। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दानेदार जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसको पढ़ चुके हैं। ये प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि है। ओके, तनु यहाँ सांद्र नहीं लेना है, पानी फेटा हुआ लेना है, तब बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको बोला जाता है शब्द समीकरण। ठीक है, फिर अब क्या करना है, इसी का हमको रासायनिक समीकरण। जिंक का संकेत होता है Zn और ये सॉलिड होता है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। नया तनु है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना डाइल्यूट। ये डाइल्यूट को यहाँ भी लिखा जा सकता है। ओके, तब बनता है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो चूंकि ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, इसलिए इसको है ना जबरदस्ती फिर से संतुलित नहीं करना है। ओके, अगला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो धातु जब अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम पट्टी मतलब मैग्नीशियम प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तब बन जाएगा, ठीक है, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, तनु अम्लों के साथ, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यह लवण होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसका हमको, ये हो गया शब्द समीकरण। तो इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा मैग्नीशियम, सॉलिड होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, डाइल्यूट तनु। तब बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2, इसका भी जलीय विलयन होगा। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इधर में एक ही क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन। मैग्नीशियम एक बार है, इधर भी एक बार है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो संतुलित हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो एल्यूमिनियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो यहाँ भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ लवण होगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ठीक, ये हो गया शब्द समीकरण। अब एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al। ओके, Al हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इसमें तनु ले रहे हैं इसलिए यहाँ लिख देना डिल फॉर डाइल्यूट। ओके, तब बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 3 टाइम्स प्लस H2। अब हमको इसको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। इसको 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, फिर SO4 यहाँ 3 बार है, तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो हाइड्रोजन हो गया 3 गुना 6, इधर 2 ही है, इसको 6 करने के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ओके, अब अगला सवाल डी नंबर है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ओके प्लस लौह रेतन, रेतन मतलब चूर्ण, लौह रेतन। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे लौह रेतन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ बनेगा ओके फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली जितने भी यहाँ रिएक्शन दिए हुए हैं सभी अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया, वो वाला रिएक्शन है। ठीक, इसका समीकरण लिखते हैं लौह रेतन, लौह चूर्ण मतलब लोहा, संकेत Fe। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तनु है इसलिए डाइल्यूट। अब तो ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड FeCl3 ओके प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन है 3 बार, अब ये 3 बार है, तो ओके अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा जो कि ओड नंबर है। तो इसकी संख्या को इवन नंबर बनाने के लिए, ये भी ओड नंबर में है, ये भी ओड नंबर में, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना किए तो आयरन 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 लिख दिए, बराबर हो गया। अब क्लोरीन 2 तिया 6, तो यहाँ हमको 6 लिखना है। 6 हो गया तो हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ 2 है, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3H2। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ओके, एल्कोहल जैसे मान लिया हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल, तो ये होता है C2H5OH, और ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, लेकिन ये अम्लीय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, फिर इसको हम साबित कैसे करेंगे, है ना, कैसे साबित करेंगे कि ये इनको अम्ल के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इसका कारण ये है कि ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज है, इनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है, और इसीलिए इनका जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता है। तो इसका जवाब में हम ऐसे लिखेंगे एल्कोहल एवं ग्लूकोज ओके
जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान नहीं करते हैं, अतः इनका जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, साबित करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, बीकर हमने ले लिया, फिर इसमें रबर का एक कॉर्क लिया जाता है। ठीक है, रबर का एक कॉर्क हमने ले लिया, फिर इसमें 2 कांटी ठोक देते हैं। ठीक है, 2 कांटियों को हमने ठोक दिया, फिर एक 6 वोल्ट वाला बैटरी लेते हैं। ठीक है, 6 वोल्ट का एक बैटरी लेते हैं, फिर इसमें एक बल्ब ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एक स्विच जोड़ करके इसको तार से, है ना, तांबे का तार से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी हो गया, फिर ये हो गया आपका बल्ब हो गया, और ये हो गया स्विच। ओके, तो एक रबर का गुटका लेते हैं, रबर का कॉर्क, उसमें 2 कांटी, लोहा का 2 कांटी ठोक देते हैं, फिर इसको इसके तांबे के तार से, वायर से इसको जोड़ देते हैं बैटरी का टर्मिनल में। फिर इसका दूसरा कांटी को भी क्या करते हैं, तार से जोड़ देते हैं। इसी में एक स्विच होता है और एक बल्ब होता है। फिर क्या करते हैं इसमें, ठीक है, अल्कोहल और ग्लूकोज का जलीय विलयन को बारी बारी से लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रबर का कॉर्क, ठीक है, ये है बीकर। फिर ये हो गया, मान लिया हम अल्कोहल के साथ कर रहे हैं, तो अल्कोहल का जलीय विलयन, ओके। तो रबर का कॉर्क में 2 लोहे की कांटियों को ठोक देने के बाद इसको बीकर में रख देते हैं, फिर इसको कांटियों को बैटरी से जोड़ देते हैं, दूसरा कांटी में एक स्विच जोड़ देते हैं, और एक फिर उधर, है ना, थ्रू वायर यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया जाता है, और इसमें अल्कोहल का जलीय विलयन ले लिया जाता है। फिर जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन इसमें यदि हम कोई अम्ल लेते हैं, कोई अम्ल का जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन लेंगे, और उसके बाद यह स्विच को हम ऑन कर देंगे, क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। अब क्या करते हैं, अल्कोहल को निकाल करके फिर से उसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन हम डाल देंगे। इसके बाद फिर से हम स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, इस समय भी बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे यही साबित होता है कि ये जो अल्कोहल का जलीय विलयन होता है या ग्लूकोज का जलीय विलयन होता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यह अल्कोहल आयनों में नहीं टूटता है, और उसी प्रकार ग्लूकोज भी आयनों में नहीं टूटता है। तो जब हम अम्ल का विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, यह आयनों में टूट जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम जलीय विलयन बनाएंगे,
तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। ठीक है, ऐसा ही सल्फ्यूरिक अम्ल भी, इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, फिर सल्फेट आयन प्रदान करता है। ओके, तो जब एल्कोहल के जगह पे हम ये दोनों में से किसी एक का जलीय विलयन लेंगे तो यहाँ आयनों में टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी इन आयनों की गति के कारण, और जिसके कारण ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज का जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता है। ओके, ये हो गया 6वां सवाल। ठीक, ठीक है, अब हम लोग जाते हैं 7वां सवाल। ओके, 7वां सवाल। तो 7वां सवाल है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? ठीक है, वर्षा जल होता है। तो इसका कारण ये है कि आश्रित जल का पीएच मान 7 होता है, मतलब ये उदासीन होता है। उदासीन होता है इसलिए यह H+ और OH- आयन में नहीं टूटता है, और इसीलिए यह विद्युत का चालक नहीं होता है। लेकिन आश्रित जल वर्षा जल जब वर्षा होती है उस समय, है ना, जब पानी नीचे गिरता है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बनिक एसिड बनाता है। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ये दोनों अम्ल होता है, तो वर्षा जल अम्लीय होता है। ओके, और इसीलिए इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होता है, और इसीलिए ये वर्षा जल H+ और OH- आयन में टूट सकता है, और इन्हीं आयन की गति के कारण इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, चलिए इसी को लिख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो इसमें लिखना, आश्रित जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है, अर्थात यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है। ठीक है, और इसीलिए यह H+ और OH- आयनों में नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। ठीक है, नहीं टूटता है, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। अब बताना है कि क्यों वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। ओके, वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, अर्थात यह अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होता है इसका मतलब है कि यह H+ और OH- आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और जब इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन गति करने लगते हैं, और इन्हीं आयनों की गति के कारण ये विद्युत का चालन करता है। तो उसी को यहाँ पर लिख देना, इन्हीं आयनों की गति के कारण,
इन्हीं आयनों की गति के कारण वर्षा जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह 3 नंबर का रहता है, तो इस प्रकार से लिख देना। आश्रित जल का डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान 7 होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। यह H+ और OH- आयनों में नहीं टूटता है, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है। इसके विपरीत वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात यह अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और ये अम्लीय इसीलिए होता है क्योंकि वर्षा जब होती है उस समय वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बना देता है सल्फ्यूरस अम्ल, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देता है, तो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाता है, इसका मतलब यह H+ और OH- आयनों में टूट जाता है, और इन्हीं आयनों की गति के कारण वर्षा जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? इस सवाल का हल मैंने बहुत ही डिटेल में जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये टॉपिक, उस समय इसका नोट भी मैं उसमें नोट कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप लिख लेंगे। तो अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होता है, इसका कारण यही, मेन कारण यही है कि ये जो अम्ल की अम्लीयता होती है ये H+ आयन की उपस्थिति के कारण होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन प्रदान नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जल की उपस्थिति में ही H+ आयन प्रदान कर सकते हैं, और इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लॉजिक टाइप का है, लेकिन ये भी सहज है। ठीक है, ये भी सहज है। ओके, सवाल है 5 विलयनों A, B, C, D और E, A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, तो A का है पीएच मान 4, B का है 1, C का है 11, D का है 7 और E का है 9। तो पीएच पेपर से इनका पीएच मान को मापा जाता है, तो ये डेटा मिलता है। A का पीएच मान 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का 9। अब कौन सा विलयन, ऑप्शन नंबर ए, उदासीन है? ठीक है, कौन सा विलयन उदासीन है? आप जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ये हो जाएगा विलयन डी, विलयन डी। अब बी, प्रबल क्षारीय है। ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है क्षारकीय गुण बढ़ता है, तो जिसका पीएच मान सबसे अधिक है वही होगा सबसे अधिक प्रबल क्षारक। तो यहाँ पर विलयन सी का है पीएच मान 11, जो कि इस डेटा में सबसे अधिक है, इसलिए आंसर होगा विलयन सी। प्रबल अम्लीय, ठीक है, जितना कम होगा पीएच मान वो विलयन उतना ही प्रबल होगा, तो जिसका पीएच मान सबसे कम है वही सबसे अधिक प्रबल होगा, प्रबल अम्ल होगा, तो ये हो जाएगा विलयन बी। ओके, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय जिसका पीएच मान 7 से कम है ना, और 1 से अधिक है, ये तो हो गया सबसे प्रबल,
तो दुर्बल अम्ल होगा विलयन ए, विलयन ए। ओके, दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय 11 7 से अधिक है, ठीक है, वैल्यू 7 से अधिक है लेकिन 11 से कम है, तो वो हो जाएगा दुर्बल क्षारक, तो ये हो जाएगा विलयन ई, विलयन ई। ठीक, फिर पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के आरोही क्रम में इसको आपको सजाना है। पीएच बराबर होता है लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, H प्लस। तो पीएच मान जितना कम होगा, ओके, H प्लस आयन की सांद्रता जितनी कम होगी पीएच मान उतना ही अधिक होगा, है ना। तो आपको जानना होगा कि 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है, ये छोटा है 10 टू द पावर माइनस 12 से, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 7 ये छोटा है 10 टू द पावर माइनस 6 से, ना छोटी संख्या है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हमको बढ़ाना है, सजाना है आरोही क्रम, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो H प्लस आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो चूंकि इसका पीएच मान सबसे ज्यादा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी, ओके, उसके बाद हो जाएगा, है ना, इसका पीएच मान 9 है, 11 से कम 9, तो इसका H प्लस आयन की सांद्रता इससे अधिक होगी, ओके, तो ये हो जाएगा E, फिर 9 के बाद 7 हो जाएगा T, फिर A, और सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी B का, ठीक है, B का। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो C में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 10 माइनस 11, ठीक है, E में हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 9, D में हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7, और A में हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 4, और सबसे अधिक होगा 10 टू द पावर, ओके, माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। इन हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को यदि हम इनका पीएच ज्ञात करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं ना, पहले बताया, जैसे कि इसका मान लिया हमको निकालना है, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू द पावर माइनस 11। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था, 10 टू द लॉगरिथम ऑफ a पावर x बराबर होता है x इंटू लॉगरिथम ऑफ a। तो लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 11 बराबर हो जाएगा माइनस 11 इंटू लॉगरिथम ऑफ 10। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लगाएंगे, माइनस के फॉर्मूला को माइनस 11 लॉगरिथम ऑफ 10, ओके। फिर मैं उस समय भी बताया हूँ कि लॉगरिथम ऑफ 10 बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 11। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन माइनस 11 है, 10 टू द पावर माइनस 11 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसका पीएच मान है 11। इसका मतलब है जिसका पीएच मान सबसे कम है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम है, उसका पीएच मान अधिक है। वैसे अगर हम निकालते हैं 10 टू द पावर माइनस 1 का -1, तो ये हो जाता है ना -1 इंटू लॉगरिथम ऑफ 10 pH इक्वल टू 1। किसी का भी निकाल सकते हैं, मान लिया 10 टू द पावर -9, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू -9 लॉगरिथम ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। वैसा ही 4 का -4, तो यहाँ होगा -4 और यहाँ हो जाएगा pH वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। और इसीलिए इनके H प्लस आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम है
सी उससे अधिक ई से अधिक टी, डी से अधिक ए और सबसे अधिक बी। ओके, तो ऐसा आपका आंसर होगा। क्यों ऐसा होगा उसका भी मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों का जवाब हम अगले क्लास में लिखेंगे। ओके, बाय।